मारुति सुजुकी के स्टॉल के ऊपर आप इस बार 2023 ऑटो एक्सपो में हर तरह की गाड़ियां आप देख पाएंगे। EVX तो सबसे ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन हुआ ही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने पेश की है कॉन्सेप्ट अवतार में। लेकिन इसके अलावा पेट्रोल के अलावा आपको यहाँ पर CNG, फ्लेक्स फ्यूल सभी तरह की गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ CV रमन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर नमस्कार से बात करने के लिए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? यहाँ पर तो एक्शन इस बार थैंक यू सो मच। और इस बार तो EVX ने जो है अगेन जिस तरह से आप हमेशा ओपनिंग करते हैं, काफ़ी ग्रैंड ओपनिंग आपकी रही है। सबसे पहले सवाल मैं उसी के बारे में पूछना चाहूँगा। फ़िलहाल हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यही जानना चाहेंगे कि वो हम कब देख रहे हैं इंडियन मार्केट में, और उस गाड़ी के बारे में ज़रा बताएं, पोजीशनिंग क्या होगी और किस तरीके से इसे तैयार किया गया है। तो पहले जो है ये आज की तारीख में जो हम दिखा रहे हैं EVX कॉन्सेप्ट, ये इमोशनल वर्सटाइल क्रूज़र है। ये एक SUV है, 4x4 SUV है। ग्राउंड अप प्लेटफॉर्म से डेवलप करेंगे हम इसको। अंडर फ्लोर इसका बैटरी पैक रहेगा। 60 किलोवाट का इसका कॉन्सेप्ट में हमने कॉन्सेप्टलाइज करा है। 60 किलोवाट बैटरी, 550 किलोमीटर की रेंज होगी इसकी। इसका ओवरऑल लेंथ 4.3 मीटर है, मिड SUV की तरह के लेंथ साइज़ है। और 1.8 मीटर का विड्थ, 1.6 मीटर्स का हाइट है इसका। लॉन्ग व्हील बेस रहेगा, शॉर्ट ओवरहैंग रहेगा। मैक्सिमम स्पेस, इंटीरियर स्पेस कस्टमर के लिए दिया जाएगा, लगेज स्पेस के लिए दिया जाएगा। और उसके अलावा हाई सीटिंग होगी। और ये जो इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही मस्कुलर, आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन, हाई हुड लाइन है, जो कि एक SUV को रिप्रेजेंट करता है। और 4x4 भी एक ऑप्शन इसके अंदर रहेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। 2025 में हम इसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। इसका डेवलपमेंट अगर हम कहें तो किस हद तक इंडिया और किस हद तक जापान या कहीं और आपने किया है, वो किस तरह से किया है? ये ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट सुजुकी कर रहा है। और ये इसके अंदर में जो प्लांट होगा ये गुजरात में हम लगा रहे हैं। और एक बैटरी प्लांट भी हम बनाएंगे उधर। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा उधर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज की तारीख में जो हम आइस व्हीकल की जो व्हीकल्स देख रहे हैं आप, पिछले 30-40 साल में हमने उसको लोकलाइज करके एक लेवल पे लेके आए हैं और एक इकोसिस्टम हमने बनाया है। पार्ट बनाने का, डेवलप करने का, डिज़ाइन करके उसको सर्विसिंग तक सारा, मतलब एक इकोसिस्टम बना हुआ है। EV के लिए हमको जो सबसे ज़्यादा महंगी जो कंपोनेंट है वो बैटरी है, उसका लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो सुजुकी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लस बैटरी, तो टोटल ये 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हमारा प्रयास है कि जितने सारे एग्रीगेट हम पॉसिबल लोकलाइज कर सकते हैं, हम हाई मैक्सिमम लोकलाइजेशन से हम ये करें। सो आज से लेकर 2 साल में हम ये लोकलाइजेशन का प्रयास करके हम 2025 में गाड़ी लेंगे। तो अभी बैटरी यूजेज या बैटरी जो इसमें इस्तेमाल होगा वो कहाँ से सोर्स होगा? क्या वो अब बिल्कुल फाइनल होगा या अभी भी वो? ये अभी सुजुकी ग्लोबली डेवलप कर रहा है, तो इसमें इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एक और सवाल जो अभी हाल फिलहाल में, जैसा कि हमने ग्रैंड विटारा में भी देखा है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपके और टोयोटा के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पे क्या आप शेयर कर रहे हैं या ये डेवलपमेंट में ही दोनों कंपनीज एक साथ काम कर रही हैं? ये ग्लोबल लेवल पे सुजुकी और टोयोटा कोलैबोरेशन तो चल ही रहा है। और बट ये EVX कॉन्सेप्ट है, ये सुजुकी का कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स वो उसके अंदर में सुजुकी का भी, सुजुकी और टोयोटा का जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है वो भी एक बेस है उसका डेवलपमेंट। तो आप अगर हम ग्लोबल आप इससे प्रोडक्ट कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया में आप कह रहे हैं कि बनेगी, और क्या आप यहीं से इसे हम हब बनते हुए देखेंगे इंडिया को, या आप देश दुनिया के अलग अलग हिस्से में? एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, बट ये अभी टू अर्ली है इसके बारे में बात करने के लिए। पहले हम प्रोडक्ट डेवलप करके इसको लोकलाइज करके, फिर जब वॉल्यूम बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेगा, डिफरेंट मार्केट्स की कंसिडरेशन करी जाएगी, वो सुजुकी ग्लोबल डिसाइड करेगा।
यहाँ पे जिस मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो सबसे पहले आई, क्या यही वो गाड़ी होगी जो सबसे पहले ईवी के तौर पर मारुति सुजुकी? हाँ जी, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है, बट इसके बेस पे जो गाड़ी आएगी वो 2025 में आएगी। तो यहाँ पे अगर हम आमतौर पर जो उम्मीद थी या जो डिस्कशन चल रहा था कि आप स्मॉल कार में ईवी लेके आएंगे, तो वो फिलॉसफी आपने क्या चेंज कर दी है या फिर वो कुछ स्ट्रैटेजी बदली? देखिए, वो जो हमने आप शायद वैगन आर की बात कर रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे थे, तो वो हमने प्रोटोटाइप बना के हमने काफ़ी गाड़ियाँ हमने टेस्ट करी थी। वो टेस्ट हमने इसलिए करी थी क्योंकि हम वो बैटरी और उसके चार्जिंग और उसका जो यूसेज है वो हम टेस्ट करके डेटा एनालाइज करना चाहते थे। इंडिया का जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, कोल्ड है, हॉट है, डेजर्ट कंडीशन है, पहाड़ी है, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा हमने डेटा इकट्ठा करके हमने ये इसका जो इंफॉर्मेशन है वो हमने सब सुजुकी के पास है, और उसके बेसिस पे ये डेवलपमेंट होगा। Okay. और अब बाकी गाड़ियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने CNG भी देखा, फ्लेक्स फ्यूल भी देखा। फ्लेक्स फ्यूल जो है वो कितना प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट में, अगर हम यूज़र सेंट्रिक की बात करें, और कितना एफिशिएंट और अफोर्डेबल होगा वो? देखिए कांति जी, मैं एक हमारा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहूँगा कि हम बहुत सारी पैरेलल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे हैं, और इसका बेसिक जो विज़न है कि हम सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सस्टेनेबल मोबिलिटी में हम आइस इंजन का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिसका कि उसका कार्बन फुटप्रिंट और CO2 कम करें। CNG, जिसके अंदर में 20% तक हमको CO2 का मेरिट मिलता है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, और एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है जो, बिकॉज एक गवर्नमेंट का भी पुश है गैस में मोबिलिटी की तरफ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी तरफ भी हमने काफ़ी प्रयास करा है। और आज की तारीख में 14 मॉडल हैं हमारे जिसमें CNG है। CNG का नेक्स्ट स्टेप है कि बायो CNG, अगर हम बायो CNG भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हो सकता है, तो उसके प्लांट लगने हैं, और उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम बायो CNG करते हैं तो वो कार्बन नेगेटिव फ्यूल है। वो कार्बन नेगेटिव फ्यूल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी एक सस्टेनेबल की तरफ एक कदम है। एथेनॉल की बात करिए आपने, एथेनॉल क्या रीज़न है? मोलासेस शुगर इंडस्ट्री का जो सरप्लस है वो एथेनॉल की तरफ यूज़ करा सकते हैं। वो एथेनॉल जो सरप्लस आज की तारीख में अवेलेबल है, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, इससे क्या बेनिफिट होता है इंडिया को? इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर सकते हैं, बिकॉज 30-35% ऑफ द फ्यूल पेट्रोल इज़ यूज्ड बाय 4 व्हीलर, 65% जो है 2 व्हीलर यूज़ करता है। अगर सारी गाड़ियाँ E10 से E20 हो जाएंगी तो काफ़ी 10% का कटौती हो सकती है हमारे इंपोर्ट बिल में। उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जैसे ब्राज़ील का एग्जांपल है, जिसके अंदर में अगर आप फ्लेक्स फ्यूल इंजन डेवलप करते हैं तो आप बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द एथेनॉल और बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, कस्टमर के पास चॉइस रहता है कि वो एक कंसिडर्ड डिसीजन लेके वो फिल करे, जिससे कि उसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो सके। तो ये एक डायरेक्शन है। तो 2025 के बाद में व्हेन एथेनॉल 20% जब सब ऑल इंडिया हो जाएगा, जो सरप्लस फ्यूल होगा वो E85 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो रोड मैप है हम सरकार के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जो फ्लेक्सी फ्यूल वाला जो आपका कॉन्सेप्ट देखा है, उसमें आपने डिस्क्राइब किया कि कितने सारे चेंजेस इंजन के बनावट, उसमें इस्तेमाल हुए मटेरियल, जो फ्यूल का फ्लो है उसको गर्म रखने के लिए हीटर, उसको मेंटेन करने के लिए सेंसर, वो सब आपने उसमें ऐड किया है। तो शुरू में जो इथेनॉल का केवल कोरोसिव बिहेवियर की वजह से जो मटेरियल चेंजेस होंगे, उसकी वजह से लगता था कि कीमत लिमिटेड ही बढ़ेगी, लेकिन इतने सारे चेंजेस के साथ तो फिर कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखें, हमारा एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, एंट्री लेवल से लेके हाईएस्ट एंड SUV की तरफ। तो हमारा रेंज 5 लाख से लेके 18 लाख 19 लाख तक हमारी आज की तारीख में गाड़ियाँ हैं। हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक कस्टमर के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और
एक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की तरह अगर आप देखें, रनिंग कॉस्ट की तरफ देखें, तो अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक वैल्यू प्रोपोजिशन बने। एक तो होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम करना, एक तो प्रयास ये है, पर दूसरा अहम बात कस्टमर के लिए ये रहती है कि उसका पॉकेट में क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, कि उसको सेविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सीएनजी है, उससे सेविंग होता है। आज की तारीख में लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रनिंग है। डीजल बीच में है, पेट्रोल ऊपर है, और सबसे नीचे है हमारा सीएनजी। हाइब्रिड में अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो 35% का आपको फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मिलता है, बट उसका अफोर्डेबिलिटी का वो एक सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। बट नीचे वाले सेगमेंट के लिए आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जैसे E85 है, या सीएनजी है, या बायो सीएनजी है, ये एक अफोर्डेबल सॉल्यूशंस बन जाते हैं जो कि सस्टेनेबल भी है, इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी भी देता है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम करता है, सस्टेनेबिलिटी की जर्नी में हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है। और आखिरी सवाल, जो ग्लोबल सुजुकी का जो आपने जो कहा, लगभग वही बात उन्होंने भी कही कि अलग अलग तरह के ऑप्शंस जो हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसमें हाइड्रोजन का अभी फ़िलहाल मारुति सुजुकी की अगर बात करें, किस स्टेज पे है? क्या आप उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए तो अभी तक हमने शुरू नहीं करा है, बट एक प्रयास है सरकार की तरफ से कि हाइड्रोजन और सीएनजी का मिक्स हम यूज़ करें। तो उसमें भी हम अपना वी विल बी एंगेजिंग कि कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिक्स करेंगे सीएनजी के अंदर में। आज आपने रिसेंटली आपने पढ़ा होगा और आपने शायद कवर भी करा हो सकता है, 2 हफ्ते पहले जो हाइड्रोजन का एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि टाउनशिप्स के अंदर में हाइड्रोजन अपने पीएनजी पाइपलाइन में ऑलरेडी डाल रही हैं, 5 से लेके 20% तक। तो ये एक आगे जाके ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये गाड़ियों में भी आ सकता है। तो ये जब आएगा तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। इस तरह जैसे आपने फ्लेक्स फ्यूल का आपने कवर करा है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हाइड्रोजन में भी हमको सिलेंडर से लेके बहुत सारे पार्ट जो हैं वो चेंज करने पड़ सकते हैं। तो उसका हम स्टडी करेंगे, और अगर ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिखेगा और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन दिखेगा तो डेफिनेटली हम उसके लिए पार्टनर करेंगे। ग्लोबल लेवल पे अगर कहें तो वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है हाइड्रोजन? नहीं, अभी तो नहीं, बट आगे जाके एक हाइड्रोजन इंजन और सीएनजी बेस्ड हाइड्रोजन का एक पॉसिबिलिटी है, एक और अल्टरनेट टेक्नोलॉजी का ऑप्शन स्टडी करने के लिए, जिसकी तरफ हम भी सोचेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इतना वक्त दिया और इतने तसल्ली से सबको समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत